हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन। जबकि चैप्टर 4 के ही पार्ट 1 में हमने राष्ट्रीय आय और उसके विभिन्न अवधारणाओं को डिस्कस किया था। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम हम डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि what are the various methods for measuring national income। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति का अनुमान यदि हमें लगाना है तो हम वहां उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से ही लगाते हैं। किन्हीं दो देशों के आर्थिक विकास की यदि तुलना करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय आय की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का महत्व अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों दृष्टियों से होता है। यदि हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करते हैं तब हम आर्थिक तेजी मंदी अर्थात व्यापार चक्रों का अध्ययन करते हैं, और यदि हम लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस की बात करें, दीर्घकालीन उतार चढ़ावों की बात करें, तो उससे हम आर्थिक विकास की दर ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मापन राष्ट्रीय उत्पाद या आय के रूप में करने के लिए जीएनपी का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। और जीएनपी को हम परिभाषित क्या करते हैं इस बारे में हम चैप्टर 4 के अध्याय पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता दें आपको कि जीएनपी को एक देश में वर्ष भर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की पहली विधि है उत्पाद विधि या जोड़े गए मूल्य की विधि। इस विधि के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की गई हैं उनके कुल मूल्य का जोड़ लगाया जाता है। अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुएं हैं तो 10 प्रत्येक वस्तु की उत्पादन का मूल्य ज्ञात करेंगे और उन सभी 10 वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य जोड़ कर लिया जाएगा। अब प्रत्येक वस्तु के उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन वस्तुओं की उत्पादन की मात्रा को उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि यदि अर्थव्यवस्था में n वस्तु उत्पादित की जा रही हैं Q1, Q2, Q3 से Qn तक, और उनकी कीमतें P1, P2, P3 और Pn तक हैं, तो पहली वस्तु के कुल उत्पादन का मूल्य क्या होगा कि उसके उत्पादन की मात्रा और उसकी कीमत दोनों को गुणा कर दिया जाए तो पहली वस्तु के उत्पादन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा और उस मात्रा को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाए तो दूसरी वस्तु के कुल उत्पादन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को उसकी कीमत से गुणा कर दिया जाए तो तीसरी वस्तु के कुल उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं को, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्राओं को उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाए और उन सभी को जोड़ कर लिया जाए तो हमें जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाता है। सिंबॉलिक रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में हम यहाँ देखते हैं तो जीएनपी इज इक्वल्स टू सिग्मा पी आई क्यू आई, I इज इक्वल्स टू 1 to n है। इस प्रकार इस विधि को जोड़े गए मूल्य की विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जोड़े गए मूल्य को प्रारंभिक साधन लागत में जोड़ दिया जाता है और यह जोड़ा गया मूल्य अंतिम उत्पाद की कीमत के बराबर होता है। अर्थात जैसे हम कहें कि एक किसान ने गेहूं उगाया और गेहूं के उगाने में मान लीजिए कि 10 रुपए की इनपुट कॉस्ट आ गई, उसने बीज खरीदा, सिंचाई की और अन्य सभी व्यय मिलाकर के मान लिया कि 10 रुपए उसकी प्रारंभिक लागत आती है और इस 10 रुपए में उसने जो गेहूं उत्पादित किया है उसे वह 15 रुपए में आटा मिल को बेच देता है। आटा मिल उस गेहूं का आटा बनाती है और उसे 18 रुपए में बेच देती है और ये उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। अब इस स्थिति में अंतिम उत्पाद का मूल्य हो गया 18 रुपए और जीएनपी 18 रुपए के बराबर हो गई। और यदि हम जोड़े गए मूल्य की बात करें तो हर स्तर पर कितना मूल्य जोड़ा गया कि 10 रुपए तो प्रारंभिक था, उसके बाद उसने 15 रुपए में आटा मिल को बेचा है, यानी 5 रुपए किसान ने जोड़े हैं, तो 10 + 5 जोड़ दिया और फिर आटा मिल ने उसे 18 रुपए में उपभोक्ता को बेचा है, यानी कि 3 रुपए यहाँ पर उसने और वैल्यू एडिशन किया है, तो हम 10 + 5
प्लस 3, तो इस तरह से 18 हमारा जोड़ा गया मूल्य। हमने हर स्तर पर, उत्पादन के हर स्तर पर कितना मूल्य जोड़ा, उस जोड़े गए मूल्य को अलग अलग निकालते जाते हैं और उन सबको जोड़ लिया जाता है, तब यह जोड़े गए मूल्य की विधि से सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। और ये हर स्तर पर जो मूल्य जोड़ा गया है, जब उन्हें निकाल करके उनको जोड़ लिया जाता है तो उसका मान हमारे उत्पाद विधि के माध्यम से निकाले गए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर ही आता है। इसलिए इसे उत्पाद विधि या जोड़े गए मूल्य की विधि भी कहा जाता है। लेकिन इस विधि की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बारे में सही और विस्तृत जानकारी और आंकड़े हमें उपलब्ध नहीं हो पाते, और यह पता लगाना भी कठिन होता है कि जो वस्तु जिसकी हम राष्ट्रीय आय में गणना कर रहे हैं वो अंतिम वस्तु है या इंटरमीडिएट गुड है, मध्यवर्ती वस्तु है, सेकेंड हैंड कमोडिटी तो नहीं है। तो ये पता लगाना मुश्किल होता है। इसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने की दूसरी विधि है आय विधि। इसके अंतर्गत देश में विभिन्न वर्गों की अर्जित आय को जोड़ लिया जाता है। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध शुद्ध आय की गणना कर ली जाती है। समग्र आय के रूप में जीडीपी चालू उत्पादक क्रियाओं द्वारा सृजित आय के बराबर होती है। यह समाज में विभिन्न आर्थिक समूह जैसे श्रमिक, भूमिपति, पूंजीपति आदि को जो मजदूरी, किराया, ब्याज और उद्यमी को लाभ के रूप में और आवंटित आय के बराबर भी होती हैं। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधनों को किया गया भुगतान, यानी उत्पादन के विभिन्न साधनों को प्राप्त होने वाली आय। तो इसमें हम शामिल करते हैं श्रमिक को दी गई मजदूरी और पारिश्रमिक, मजदूरी और वेतन। सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की आय। कर्मचारियों के कल्याण के लिए अंशदान, लाभांश, डिविडेंड, इंटरेस्ट जो कि कैपिटल को, पूंजी को ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड लाभांश मिल जाएगा, और अतिरिक्त लाभ यानी ये अवितरित लाभ है, रेंट एंड रॉयल्टी, लगान और किराया, सरकारी उद्यमों के लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और विदेशों से साधनों की शुद्ध आय। इनको मिलाकर के हम आय विधि से राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। इस विधि में, यह विधि अर्थव्यवस्था में उन गतिविधियों पर लागू नहीं होती जो प्रत्यक्ष रूप से आय का सृजन नहीं करते बल्कि उत्पाद का सृजन करते हैं। और इसके साथ ही इस विधि में जीएनपी का कम आकलन होता है। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग अपनी वास्तविक आय छिपा जाते हैं या अपनी आय को कम ही बताते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की तीसरी विधि है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। व्यय के रूप में जीएनपी क्या है कि उपभोक्ताओं यानी पारिवारिक क्षेत्र द्वारा और सरकारी क्षेत्र द्वारा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय पर किया जाने वाला व्यय प्लस सकल निजी घरेलू निवेश व्यय प्लस शुद्ध विदेशी निवेश के जोड़ के बराबर जीएनपी होती है। इस प्रकार इस प्रणाली में हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में होने वाले व्यय के कुल प्रवाह का योग करते हैं। यानी कि जीएनपी क्या है? सी पारिवारिक क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय, आय ये सकल निजी घरेलू निवेश है, आय यहाँ पर शुद्ध निजी घरेलू निवेश है, नेट प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और जी सरकारी व्यय है, एक्स माइनस एम ये एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट है, तो ये शुद्ध विदेशी निवेश है, और डी डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास है। यदि हम ये जो निवेश है, यदि यहाँ पर सकल निजी घरेलू निवेश दिखाते तो डी आई में शामिल होता, लेकिन हमने डी को अलग कर दिया, इसलिए ये आई जो है शुद्ध रह गया है और ये जीएनई के बराबर होगा। इस विधि में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि अल्पविकसित देशों में उपभोग व्यय, निवेश व्यय, मूल्यह्रास आदि के आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसे जीएनपी कहते हैं, आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो जीएनआई कहलाती है, और व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो उसे जीएनई कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जीएनपी, जीएनआई और जीएनई तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम
अर्थशास्त्र में बराबर का चिन्ह नहीं लगाते, इक्वल टू का, जिसमें कि दो समानांतर रेखाएं होती हैं। हम इक्वल टू का निशान नहीं लगाते, बल्कि ये आइडेंटिटी कहलाती है, समानिकाएं कहलाती हैं, जिसमें कि तीन समानांतर रेखाएं हैं। तो ये क्योंकि जीएनपी, जीएनआई और जीएनई ये परिभाषा से ही स्वयं सिद्ध हैं और ये एक दूसरे के बराबर होती हैं, इनके ये एक दूसरे का कारण और परिणाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, बल्कि तीन समानांतर रेखाएं जिन्हें आइडेंटिटी कहा जाता है, समानिकाएं कहा जाता है, लिखते हैं। तो इस प्रकार किसी भी विधि से हम राष्ट्रीय आय निकालें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, चाहे हम जीएनपी से निकालें, जीएनआई या जीएनई, आंसर हमारा बराबर सेम आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयां, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या क्या कठिनाइयां आती हैं? राष्ट्रीय आय की गणना में काफी आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिनका अल्पविकसित देशों में प्राय अभाव पाया जाता है, इसलिए इनमें राष्ट्रीय आय के अनुमान अधिक विश्वसनीय नहीं होते। राष्ट्रीय आय की गणना में हमें कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहला है दोहरी गणना की समस्या। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि एक क्षेत्र का उत्पादन दूसरे क्षेत्र के लिए कच्चे माल की तरह से काम करता है, जिसके कारण ये निश्चय करना कठिन हो जाता है कि किस क्षेत्र का उत्पादन अंतिम उत्पादन है, क्योंकि जो माल एक क्षेत्र के लिए अंतिम उत्पाद हो जाता है, निर्मित माल है, वो किसी दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार अंतिम वस्तु का निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है कि फाइनल प्रोडक्ट कौन सा है, इसलिए एक ही उत्पादन की एक से अधिक बार गणना हो जाती है और ये दोहरी गणना कहलाती है। इसके बाद दूसरी समस्या आती है स्व उपभोग और वस्तु विनिमय प्रणाली, सेल्फ कंजप्शन एंड बार्टर सिस्टम। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान ठीक से नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारत में उत्पादन का अधिकांश भाग किसान द्वारा स्वयं अपने उपभोग के लिए रख लिया जाता है, और जिसके कारण सारी फसल बिक्री के लिए बाजार में नहीं आ पाती, और जो चीज बाजार में बिक्री के लिए नहीं आती उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं करते। कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया तभी कहलाती है जब वह बाजार में बिकने के लिए आती है। जैसे कि यदि हम बात करें, यहाँ पर हमने उदाहरण दिया किसान का। किसान ने अपनी फसल का कुछ अंश अपने पास स्व उपभोग के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया और वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो पाया। इसी तरह से गृहिणी द्वारा की गई सेवाएं, उनके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता उसे, लेकिन यदि वही कार्य किसी दूसरे के माध्यम से कराया जाए, कोई सर्वेंट रखकर काम किया जाए, तो उसे पेमेंट किया जाता है और उस समय वह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हो जाता है। तो लेकिन इसे हम कहते हैं नॉन मोनेटाइज सेक्टर, गैर मुद्रीकृत क्षेत्र कहलाता है ये, जिसमें कि स्व उपभोग के लिए, जैसे कि एक मकान मालिक है, अपने ही मकान में रहता है, उसके लिए वो किराया नहीं देता, लेकिन उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में जहां पर और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन बहुत अधिक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा बहुधा पाया जाता है, जिसमें एक उत्पादन के बदले दूसरा उत्पादन ले लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा, कीमत स्तर में परिवर्तन। कीमत स्तरों में तेजी से परिवर्तन होने की स्थिति में ये कठिनाई उत्पन्न होती है कि जब विभिन्न वर्षों की राष्ट्रीय आय की तुलना करनी होती है, तो उसके लिए एक आधार वर्ष के सापेक्ष हमें राष्ट्रीय आय का समायोजन करना पड़ता है, लेकिन वो एक आधार वर्ष क्या होगा, कौन सा होगा, ये चुनाव करना भी बहुत मुश्किल होता है। कीमत स्तर में परिवर्तन होने के कारण ही हम किसी एक देश की पिछले 10 साल के राष्ट्रीय आय की यदि हम तुलना करना चाहें तो वह सही नहीं होती, जब तक कि हम किसी एक आधार वर्ष को चुने और उस आधार वर्ष के आधार पर हम सभी वर्षों की आय की तुलना करें। तो ये एक मुश्किल कार्य होता है। इसके बाद आता है विश्वसनीय समंकों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देश में ये समस्या है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर अशिक्षित और अंधविश्वासी, ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासी और उदासीन व्यक्तियों की अधिक मात्रा है, और इसलिए यथार्थ और वास्तविक सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाती। विशिष्टीकरण की कमी है। अधिकांश छोटे छोटे किसान और मजदूर अपने खाली समय में किसी और व्यवसाय में काम करने लग जाते हैं और किसी एक कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं कर पाते, और इस कारण भी राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता। कुछ विशिष्ट सेवाएं राष्ट्रीय आय की माप में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, जैसे कि एक नर्स है, वो अस्पताल में सेवा करती है,
तब उसे उसका पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन वही सेवा जब घर पर करती है तब उसे पारिश्रमिक नहीं मिलता। एक फर्म के मालिक की पत्नी महिला सचिव के रूप में यदि काम करती है तो उसे उसका भुगतान नहीं किया जाता। तो इन सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाए या नहीं, ये एक समस्या बनी रहती है। उत्पादन की छोटी इकाइयां, अल्पविकसित देशों में उत्पादन की छोटी छोटी इकाइयां होती हैं और उनके आय का अनुमान लगाना सुगम नहीं होता, और ये छोटी छोटी इकाइयां बहुधा असंगठित क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर आय का हिसाब भी ठीक से नहीं रखा जाता, इसलिए राष्ट्रीय आय में इनका योगदान निकालना कठिन होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है, हमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता है। तो सबसे पहले इसका तथ्य, पहला जो बिंदु है राष्ट्रीय आय के महत्व को दर्शाने वाला, वह है आर्थिक प्रगति का सूचक। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के बारे में यदि पता करना है तो हम ये देखते हैं कि वहां पर राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर या प्रगति दर क्या होती है, वो है डेल्टा वाई अपॉन वाई। डेल्टा वाई का मतलब होता है चेंज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कितना हुआ है, और वाई है प्रारंभिक राष्ट्रीय आय। तो इस प्रकार आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी, डेल्टा वाई अपॉन वाई। इसके आधार पर हम किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर निकाल लेते हैं, और इसके आधार पर जिस देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ज्यादा है वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न और प्रगतिशील राष्ट्र कहा जाता है। तो जब भी किसी देश की आर्थिक प्रगति की हमें जानकारी चाहिए तो हम उसकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर देखते हैं। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन। राष्ट्रीय आय यदि हमें ज्ञात है तो राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है कृषि, तो जो आर्थिक प्रगति हो रही है देश में उसमें कृषि के योगदान का अन्य क्षेत्रों से के योगदान से तुलना यदि हमें करनी है तो हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर ही करते हैं। यदि हम तुलना करें कि कृषि क्षेत्र की विकास, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की वृद्धि दरें क्या हैं, तो हम राष्ट्रीय आय देखेंगे कि तीनों क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय में कितना कितना योगदान दिया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय आय का महत्व इस दृष्टि से भी है, आर्थिक नियोजन और नीति निर्धारण करना संभव हो पाता है। किसी अर्थव्यवस्था के सीमित साधनों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बांटना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है, और इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास और कुछ वर्ग विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर न होकर देश की आवश्यकताओं के आधार पर होता है। इसी दृष्टि से नीति निर्धारण के कार्य में राष्ट्रीय आय के समंकों का बहुत उपयोग होता है। करदान क्षमता, टैक्सेबल कैपेसिटी क्या है, इसका आकलन भी हम राष्ट्रीय आय के आधार पर ही करते हैं। राष्ट्रीय आय यदि हमें प्राप्त है तो हम प्रति व्यक्ति आय भी ज्ञात कर सकते हैं, और प्रति व्यक्ति आय के ज्ञात होने पर हम व्यक्तियों की करदान क्षमता का पता लगा सकते हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों पर भी किसी देश की आर्थिक विकास दर निर्भर करती है, और ये जो तत्व हैं ये इकोनॉमिक भी होते हैं, नॉन इकोनॉमिक भी होते हैं। पूंजी निर्माण की दर आर्थिक विकास की दृष्टि से एक प्रमुख निर्धारक तत्व होती है, और इसके लिए उत्पादन, उपभोग, बचत आदि के सही और विश्वसनीय समंकों का होना आवश्यक होता है। इसके पश्चात हम आगे पॉइंट पर बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां देखी, और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये समस्याएं भी हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है। इसके पश्चात हम देखते हैं सोशल अकाउंटिंग सिस्टम, सामाजिक लेखांकन प्रणाली। राष्ट्रीय आय की गणना करने की ये एक आधुनिकतम प्रणाली है, और ये एक नई विधि है राष्ट्रीय आय की गणना करने की, आधुनिक विधि है, और इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के, जैसे पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी व्यापार क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र, इन विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या लेन देन किया जा रहा है,
इन्हें हम खातों में इनका उल्लेख करते हैं और उनके अंतर संबंधों का पता लगाते हैं। विभिन्न जो क्षेत्र हमने बताए हैं, पारिवारिक क्षेत्र, जैसे ये क्षेत्र हैं, फर्म है, घर यानी पारिवारिक क्षेत्र हैं, सरकार है, तो इन सभी के अलग अलग खाते बनाए जाते हैं और मैट्रिक्स के रूप में भी जब हम इन्हें दर्ज करते हैं तब मैट्रिक्स के माध्यम से इन सभी को हम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ले आते हैं, जिसमें कि एक मैट्रिक्स बना करके हम इन सभी क्षेत्रों के लेन देन का, इनके आपसी अंतर संबंधों का आसानी से पता लगा सकते हैं और राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हैं। सामाजिक लेखांकन का ढांचा अर्थशास्त्रियों के साथ साथ नीति निर्माताओं के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि ये आर्थिक प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रमुख आर्थिक प्रवाह और सांख्यिकीय संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस विधि के अनुसार संपूर्ण समाज में लेन देन करने वालों को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, जैसा हम पहले बता चुके हैं, और ये वर्ग उत्पादक, व्यापारी, अंतिम उपभोक्ता के रूप में होते हैं। सामाजिक लेखांकन को यदि परिभाषित करना हो तो सामाजिक लेखांकन को हैरोल्ड ईडी और एलन पी कॉक ने परिभाषित किया है कि सामाजिक लेखांकन क्या है। मनुष्यों तथा मानवीय संस्थाओं को ये भलीभांति समझने में सहायक होता है और इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण ही नहीं किया जाता, बल्कि अर्थतंत्र के संचालन की जांच में एकत्रित सूचना के प्रयोग का भी समावेश होता है। तो सामाजिक लेखांकन क्या है? किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को उचित ढंग से क्रमबद्ध करना ही सामाजिक लेखांकन है। तो इस प्रकार इस सामाजिक लेखांकन को राष्ट्रीय लेखांकन भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इन सामाजिक लेखांकन के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन है। सामाजिक लेखांकन इसलिए कहा गया क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालने के साथ साथ इसमें हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। और बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सूचना है कि सामाजिक आय लेखांकन का विस्तृत अध्ययन आपको, यदि आप एमए करते हैं, उस समय करना होगा, और अभी आप बीए थर्ड ईयर के स्तर पर सामाजिक लेखांकन की सिर्फ मूलभूत जानकारी होना ही आपके लिए आवश्यक है। विस्तृत जानकारी आपको अभी नहीं करनी है। राष्ट्रीय आय लेखों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता ये है कि ये दोहरी प्रविष्टि पर आधारित है, यानी कि जब हम इसमें दो बार किसी भी एक जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसकी दो बार एंट्री होती है। लेखे जब तैयार करे जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के जब लेखे तैयार किए जाते हैं, तो यदि एक क्षेत्र के लिए जो प्राप्ति है वो दूसरे क्षेत्र का भुगतान है, इसलिए एक क्षेत्र में उस सौदे को प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाएगा, दूसरे क्षेत्र में उसे भुगतान के रूप में दर्शाया जाएगा। इस प्रकार ये डबल अकाउंटिंग पर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम इसमें होता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का वास्तविक चित्र इससे हमें पता चलता है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स में हमें पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल जाती है। और अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता का पता चलता है, यानी अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक ही मैट्रिक्स में हमें पता चल रहा है कि अर्थव्यवस्था में कि किन क्षेत्रों को कितनी प्राप्तियां हैं और कितनी भुगतान है। और इस मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि इस मैट्रिक्स में अंत में हमें राष्ट्रीय आय तो निकलती है हमारे लिए, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र की प्राप्तियां उसके भुगतान के बराबर होती हैं। जैसे यदि हम पारिवारिक क्षेत्र की बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र की कुल प्राप्तियां पारिवारिक क्षेत्र के कुल भुगतानों के बराबर होंगी। व्यावसायिक क्षेत्र की कुल प्राप्तियां व्यावसायिक क्षेत्र के कुल भुगतानों के बराबर होंगी। तो इस प्रकार मैट्रिक्स के अंतर्गत हम जितने भी क्षेत्र लेते हैं उन सभी क्षेत्रों की प्राप्तियां उनके भुगतानों के बराबर होती हैं, और इस प्रकार राष्ट्रीय आय लेखांकन के अंत में जब सभी क्षेत्रों की प्राप्तियां उनके भुगतानों के बराबर हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय का ये विस्तृत अध्ययन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जिन बुक्स को कंसिडर किया है उसमें सबसे पहला नाम आता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बाय राणा एंड वर्मा।
प्रोफेसर राणा एंड वर्मा की बुक है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, और उसके साथ ही प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण नाथुरामका जी की बुक है समष्टि अर्थशास्त्र। इनके माध्यम से मैंने इनका सहयोग लेते हुए ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है। और इसके बाद राष्ट्रीय आय का ही तीसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।